गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोग देखेंगे रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, तो रामाचंद्रन प्लॉट समझने से पहले सबसे पहले हम लोगों को डायहेड्रल एंगल समझना पड़ेगा और जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, वो किस तरीके से फॉर्म होता है, वो बेसिक चीज़ थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। तो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर इस पे रामाचंद्रन प्लॉट पे डायरेक्ट हम लोग आएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग अगर अमीनो एसिड सीक्वेंस की बात करें कि पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके से बनता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो अमीनो एसिड है, यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें NH3C, ये हो गया हाइड्रोजन, ये R और COO-, ठीक है, यहाँ पे NH3CHR COO-, NH3CR और HCOO-। अगर इस तरीके से हम कंसीडर करें तो ये दोनों आपके रिएक्ट करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और फिर कुछ इस तरीके का हमको स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे कि ये हो गया आपका NH3CHRC डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये उसके बाद N और ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, उसके बाद ये वाला आपका हो जाएगा CHRC, अब ये ऊपर हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये आपका हो गया NH, ठीक, CRHCOO-। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड जो बन रहा है, ठीक है, ये देखो, ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड बना, यहाँ पे एक तरीके से ये पेप्टाइड बना। तो ये जो पूरा एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को, ये रिजिड होता है, ठीक है, ये मतलब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है इसका पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है और ये एक तरीके से रिजिड होता है। हालांकि डायहेड्रल एंगल में इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और दूसरा जो डायहेड्रल एंगल होता है वो इसको एक रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये अल्फ़ा कार्बन है, ये भी आपका अल्फ़ा कार्बन है, ये भी अल्फ़ा कार्बन है, तो अल्फ़ा कार्बन और कार्बन, अल्फ़ा कार्बन और कार्बन, इसके बीच में जो होता है, ठीक है, वो आपका होता है साई। और नाइट्रोजन एंड अल्फ़ा कार्बन के बीच में होता है, इसको हम लोग फाई बोलते हैं। तो ये जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, ये क्या है आपका साई है, और मान लो कि ये अगर आगे चल के बना रहा है तो ये क्या होगा, एक तरीके से फाई। तो अगर हम एक तरीके से ये देखें कि सपोज दैट कि ये आपका साई है, साई किसके बीच में है, अल्फ़ा कार्बन और कार्बन के बीच में, ये इस तरीके से है, ठीक है, तो टोटल एंगल कितना रोटेट करेगा, 360। बट यहाँ से अगर यहाँ कर रहा है तो 180 और यहाँ से यहाँ तक 180। तो हम बोल सकते हैं कि 360 को हम अगर यहाँ से इतना कर रहा है तो प्लस 180 तक बोलेंगे, और इधर से इधर आ रहा है तो माइनस 180। यानी कि ये जो साई वैल्यू है, ठीक है, साई वैल्यू ये कितनी हो सकती है, 0 से लेके प्लस 180 तक हो सकती है, या 0 से लेके माइनस 180 तक हो सकती है। और ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये 360। तो वैसे फाई की वैल्यू भी होगी, फाई की वैल्यू भी 360 होगी, यानी कि 0 से लेके 180 प्लस, 0 से लेके 180 माइनस तक। तो ये साई और फाई ये दोनों क्या है, एक तरीके से ये भी डायहेड्रल एंगल है और ये आपका ओमेगा भी। तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल, देखिए यहाँ पे इस चीज़ को ये दिखाया गया है, ये क्या है, एक तरीके से
रिजिड स्ट्रक्चर है, ये भी रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, और ये भी आपका क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। एक ये 360 तक रोटेट कर सकता है, एक ये 360 तक रोटेट कर सकता है। तो ये बोले हैं कि रोटेशन जो होता है ना वो परमिसिबल होता है ओनली नाइट्रोजन अल्फा कार्बन और कार्बन अल्फा और अल्फा, इसके बीच में आपका साई बॉन्ड होता है और इसके बीच में आपका फाई, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है, और ये यही बोल रहे हैं कि फाई एंड साई कैन हैव द वैल्यू बिटवीन 180 माइनस 180 से आपका प्लस 180, यानी 360 तक हो सकता है। तो अब आते हैं रामाचंद्रन जी पे। रामाचंद्रन जी ने जो समझाया था इसको, ठीक है, वो एक प्लॉट के फॉर्म में समझाया था कि कोई भी जो मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, या सेकेंडरी कॉन्फॉर्मेशन आ रही है, अल्फा हेलिक्स या बीटा सीट्स या कोलेजन का जो ट्रिपल हेलिक्स हैं, ठीक है, या कोई एक एमिनो एसिड बहुत ज़्यादा है किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो उसका सीक्वेंस क्या हो सकता है, या उसके डाईहेड्रल एंगल्स फाई और साई वो क्या हो सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि ये थे क्या, ये थे कौन, रामाचंद्रन जो थे, इनका जो पूरा नाम था ये आपका है GN रामाचंद्रन, बोलते हैं गोपाला समुद्रम नारायण रामाचंद्रन, ठीक है। एनीवे इंडियन साइंटिस्ट ये थे, और इनका मतलब जो बेसिकली जो वर्क था, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि बायोफिजिसिस्ट थे, मतलब एक तरीके से बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों का हाइब्रिड ये पढ़ते थे, यानी कि जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर एक तरीके से डिटरमाइन करते थे। और आजकल के टाइम में तो ये काफ़ी फेमस है प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी। तो ये एक तरीके से बायोमॉलिक्यूल जो प्रोटीन्स है, ठीक है, उसको क्रिस्टल एक तरीके से फॉर्म करके एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू उसका स्ट्रक्चर हम लोग डिटरमाइन करते हैं। क्लियर? ओके, तो इन्होंने ये बोला था कि जो डाईहेड्रल एंगल्स हैं बेसिकली आपका फाई एंड साई, वो कितना हो सकता है बायोमॉलिक्यूल के लिए। तो उन्होंने वही अगेन सेम चीज़ किया, इनका जो प्लॉट है वो 4 एरिया में डिवाइड रहता है बेसिकली, ठीक है। इसमें अगर देखेंगे तो जो दोनों डाईहेड्रल एंगल हैं, इसमें जो आपकी फाई की वैल्यू है ये पॉजिटिव होगी, बट साई की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। इसमें देखेंगे फाई और साई दोनों की वैल्यू निगेटिव होगी। इसमें क्या होगा, साई की वैल्यू पॉजिटिव है बट फाई की वैल्यू निगेटिव है। इसमें देखेंगे क्या कि दोनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो वेरियस जो बायोमॉलिक्यूल है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोगों ने प्राइमरी स्ट्रक्चर भी देख लिया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म होता है, पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है, और किस तरीके से बॉन्ड एंगल जो होते हैं फाई और साई वो किस तरीके से रोटेट होते हैं। तो रामाचंद्रन जी ने ये बताया कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ये जो एमिनो एसिड जो आते हैं बेसिकली पॉइंट वाइज, ठीक है, तो एमिनो एसिड में जो एक तरीके से जो आर होता है ना, वो इस चीज़ को काफ़ी रेगुलेट करता है, मतलब एक तरीके से वो मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि फाई एंड साई आर प्रोहिबिटेड बाय स्टेरिक इंटरफेरेंस बिटवीन एटम इन द पॉलीपेप्टाइड बैकबोन एंड द एमिनो एसिड साई चेन। यानी कि ये जो आर ग्रुप होता है ना, आर ग्रुप, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर देखो ये आर छोटा होगा, मतलब आर को अगर हाइड्रोजन मान लें जैसे ग्लाइसिन में है, ठीक है, ग्लाइसिन में क्या होता है, आर जो होता है हाइड्रोजन होता है, तो ये उतना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं कॉज करेगा। और स्टेरिक हिंड्रेंस न कॉज करने की वजह से इसका जो रोटेशन है ना फाई एंड साई का, वो मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम होने का मतलब वो एक तरीके से उसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी रोटेशन की वो मैक्सिमम होगी, और वो स्ट्रक्चर एक तरीके से स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे ना कि जो अल्फा हेलिक्स है उसमें जो आपका ग्लाइसिन होता है वो नहीं होता है उतना, अदरवाइज इट विल डीस्टेबलाइज अल्फा हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अल्फा हेलिकल कॉन्फॉर्मेशंस में भी देखेंगे, अगर मतलब ये आर ग्रुप है, ठीक है,
अगर ये ज़्यादा एसिडिक या बेसिक है, ठीक है, तो भी ये प्रॉब्लम करेगा, और बड़ा बल्कि रूप है तो भी ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो एक तरीके से एवरेज जो होता है, ठीक है, अमीनो एसिड्स, उनको बोले हैं कि अगर एक एवरेज अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस अगर उसमें है, तो फिर वो कौन सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, वो ज़्यादातर इस एरिया में आते हैं, मतलब उनका जो डाइहेड्रल एंगल होता है वो इस एरिया में होता है, ठीक है। रामाचंद्र जी ने ये इस साइड में आपका दिखाया था फाई 0 से लेके 180 तक, 0 से लेके 180 माइनस तक, और इधर आपका दिखाया था साई 0 से लेके 180 पॉजिटिव और ये 0 से लेके 100 माइनस तक, ठीक है। तो ज़्यादातर जो एक तरीके से फाई और जो साई होते हैं, ठीक है, वो कितना वो एंगल हो सकता है, तो इन्होंने इस एरिया को पूरा बोला ना कि इसमें से बहुत सारे एरिया हैं जो परमिसिबल एरिया हैं और बहुत सारे एरिया परमिसिबल एरिया नहीं है, यानी कि दीज एरियाज आर एक्चुअली अलाउड रीजन, मतलब जिसमें फाई और साई होना पॉसिबल है। मतलब अगर फाई और साई की बात करेंगे तो इसमें जो साई एंगल होता है रोटेशंस का, वो देखेंगे 60 से लेके, ठीक है, और 180 तक हो सकता है पॉजिटिव में, बट ये जो फाई होता है, ठीक है, वो निगेटिव में होता है, और यहाँ पे देखेंगे आप वो भी लगभग 60 से लेके -180 निगेटिव तक होता है। तो आपसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है, पहली चीज़ ध्यान से देखिएगा, फाई और साई की वैल्यू पूछी जाएगी। तो अब तो दिमाग में आ गया हो ना कि जो साई वैल्यू होती है वो क्या होगी, एक तरीके से यहाँ पे देखो पॉजिटिव होगी, लेकिन ये जो फाई है वो क्या होगी, एक तरीके से निगेटिव होगी, ठीक है। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे चीज़ों का, ठीक है, कि क्या होता है किस तरीके से। तो ये यहाँ पे देखेंगे कि कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। इन्होंने बेसिकली बोला कि जितने जो प्रोटीन है, ठीक है, वो ज़्यादातर इस एरिया में 3 जगहों पे आते हैं। तो ये इन्होंने बोला कि अल्फा हेलिक्स, द राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर जिसमें एवरेज जो टॉर्सन्स एंगल होता है, ठीक है, ये आपका जो फाई है -57 होता है, और जो साई है आपका 47 होता है, ठीक है। एनीवे, और दूसरा होता है बीटा सीट्स, इसका भी इन्होंने दे रखा है, और तीसरा बीटा टर्न, मतलब 3 स्ट्रक्चर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। बट ये तीन तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके वैल्यूज़ आपको याद रखने पड़ेंगे। और प्लस ये भी पूछ देता ना कि इस प्लॉट में जो वेरियस स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे होता है। तो जैसे हम लोग पहले राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स से स्टार्ट करते हैं। देखो ये राइट हैंडेड अल्फा हेलिकल कन्फॉर्मेशन है, ये कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है। तो ये वैल्यू देखेंगे कि ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, ठीक है, बट ये -60 के लगभग है, और ये भी अप्रॉक्सीमेट उतना ही लगभग होगा। तो यहाँ पे देखो अल्फा हेलिक्स का जो ये बता रहे हैं कि फाई वैल्यू कितनी है, -57, और साई वैल्यू -47। अब ये देखो बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं ना कि अल्फ़ा हेलिकल कन्फॉर्मेशंस का जो एक तरीके से टॉर्सन्स एंगल होगा, या एक तरीके से ये डाइहेड्रल एंगल फाई और साई, वो कितना होगा। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिएगा, दोनों निगेटिव में होंगे, और दोनों में लगभग देखो ये फाई कितना है 57 निगेटिव, और साई कितना है -47। ये किसके बीच में होता है, अल्फ़ा कार्बन और कार्बन के बीच में, और ये किसके बीच में होता है, नाइट्रोजन एंड अल्फ़ा कार्बन, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है लेफ्ट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स। तो लेफ्ट हैंडेड अल्फ़ा हेलिक्स देखो दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, बट इसमें क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल आसानी होगी याद करने में। अल्फ़ा जो हेलिक्स होता है, ठीक है, राइट हैंडेड स्टेबल होता है, यही वाला हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं। ये वाला अनस्टेबल होता है, उतना स्टेबल नहीं होता है। तो ये दोनों निगेटिव और ये दोनों पॉजिटिव, दोनों की वैल्यू 57 और 47 ये होगी, ठीक है, बस एक में प्लस दूसरा निगेटिव। 310 हेलिक्स, 310 हेलिक्स हम लोगों ने देखा था। 310 हेलिक्स क्या होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। इसमें देखें कि ये जो एंगल है, ठीक है, फाई वो -49 डिग्री होता है, और साई जो होता है आपका -26 डिग्री। तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखो बीटा सीट्स जो हैं, या बीटा सीट्स में ये देखेंगे कि एंटी पैरेलल बीटा सीट्स कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, और
पैरेलल बीटा शीट्स आपकी जो पोजीशंस आ रही है यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो इसमें देखो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे है, तो इसमें एक की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, इसकी वैल्यू आपकी फाई की वैल्यू निगेटिव होगी और साई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखो ये टाइप सेकेंड टर्म जो बता रहे हैं, इसमें साई की वैल्यू 150 और इसकी -79, यानी बीटा टाइप से जो भी होगा ना, इसमें साई जो होगी वो पॉजिटिव होगा और ये फाई जो है निगेटिव होगा। वैल्यू आप लोग यहाँ से देख के इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। देखो क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्या पूछता है ना, जैसे CSIR है, वो क्या पूछेगा कि कुछ एमिनो एसिड को छोड़ दो, जैसे ग्लाइसिन हो गया, ग्लाइसिन को नहीं देगा वो जल्दी, ठीक है। या फिर एक तरीके से प्रोलीन है, प्रोलीन को नहीं देगा, ठीक है। आगे चल के हम अभी इंडिविजुअल एमिनो एसिड का भी देखेंगे कि वो कहाँ पे प्लेस्ड होते हैं एक तरीके से, ठीक है। और हाईली रिपीटेटिव एसिडिक या बेसिक इस चीज़ को नहीं दे सकता है। बट अगर ये दोनों दे रहा है ना, तो आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए कि इन दोनों का नाम सुनते ही ना ये कहीं और एग्जिस्ट करेंगे। अल्फा एल्किल कॉन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो अल्फा एल्किल कॉन्फॉर्मेशन में अगर किसी भी एमिनो एसिड का ले रहा है कि अल्फा एल्किल कॉन्फॉर्मेशन है, तो आप तुरंत ये देखिएगा कि लेफ्ट हैंडेड लिखा है कि राइट हैंडेड अल्फा एल्किल लिखा है। अगर लेफ्ट हैंडेड लिखा हुआ है इट मीन्स ये कहाँ पे होगा, यहाँ पे। और ज़्यादातर क्या होता है, अगर बोल रहा है कि ये भी नहीं लिखा है कि लेफ्ट और राइट भी नहीं लिखा है, तो आप राइट हैंड अंडरस्टूड करिएगा और आप इसको याद रखिएगा कि ये वैल्यू जो आपकी फाई है ये आपकी हो जाएगी -57 और साई जो है -47। तो ये पूछा भी गया है पिछली बार में, तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो इसमें अल्फा हेलिक्स का भी दिया है, फाई साई 310 हेलिक्स और पैरेलल बीटा स्ट्रैंड, एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड का भी एक तरीके से डिटेल दिया हुआ है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि रामाचंद्रन प्लॉट पे कुछ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कैसे करते हैं। अच्छा एक चीज़ अभी दिमाग में थोड़ी सी आ रही थी कि रामाचंद्रन प्लॉट से आपको समझ में क्या है कि रामाचंद्रन प्लॉट बेसिकली क्या बताता है। तो अब तो ये समझ में आ गया होगा ना कि रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो जो टॉर्शन एंगल होता है, टॉर्शन एंगल या इसको डायहेड्रल एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, फाई एंड साई, ठीक है, वो कितना होता है। वो तो मैंने बताया इतना कि एक जो ये बाउंड है ये पूरा 360 रोटेट कर सकता है। अगर राइट हैंड साइड कर रहा है तो 0 से 180 प्लस, 0 से इधर हो रहा है तो 0 से 180 माइनस, तो 0 मैंने ये रख दिया। अगर राइट हैंड साइड हो रहा है तो प्लस 180, लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है तो माइनस 180, और ये दोनों मिला के 360 होगा। तो ये क्या हो गया आपका फाई था, जो कि आपका नाइट्रोजन एंड कार्बन अल्फा के बीच में होता है, और ये इधर हम साई रिप्रेजेंट करते हैं 0 से लेके 180 माइनस तो है ही, यहाँ पे 180 प्लस हो गया, ठीक है, ये 180 हो गया प्लस 0 0। तो ये एरिया जो बताता है, अगर पूछ दे कि मैक्सिमम एक तरीके से परमिसिबल एरिया इन चारों में कौन सा है, अगर इसको हम 1 2 3 4 करें तो किसके लिए, बायोलॉजिकल सिस्टम में जो प्रोटीन है उसके लिए, तो मैक्सिमम परमिसिबल डाइहेड्रल एंगल इस जगह पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसको आप देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और कुछ दूसरे नंबर पे अगर देखें, दूसरे नंबर पे यहाँ पे कुछ आते हैं, तीसरे नंबर पे यहाँ पे ये एरिया तो बिल्कुल ही नहीं होता है परमिसिबल, मतलब बिल्कुल ही रेयर एक तरीके से देखिए, ठीक है, इस चीज़ को। तो इसको इन्होंने एक तरीके से ये भी अलाउड एरिया बोल सकता है और दूसरा डिसअलाउड एरिया भी बोला जा सकता है। तो मैक्सिमम अलाउड एरिया का मतलब क्या, जिसमें आपके फाई और साई की वैल्यू मैक्सिमम बायोलॉजिकल सिस्टम में देखने को मिले, अलाउड एरिया तो ये होगा। डिसअलाउड में आपका ये ज़्यादातर होगा, ठीक है। तो ये रामाचंद्रन प्लॉट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि जो एमिनो एसिड्स के जो नेचुरली जो फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स हैं या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है जिसमें एमिनो एसिड का सीक्वेंस है, तो वो कितना एक तरीके से डायहेड्रल एंगल रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब कुछ इंडिविजुअल्स एमिनो एसिड का देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम कौन करेगा, जो छोटे वाले होते हैं, प्रोलीन प्रॉब्लम करेगा, प्रोलीन और ग्लाइसिन इसलिए करेगा क्योंकि R की वैल्यू यहाँ पे H हो जाएगी छोटी,
तो वो मैक्सिमम परमिसिबल एरिया एक तरीके से दिखाने लग जाएगा। और प्रोलीन चूँकि जो बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो काफ़ी रिजिड प्लेनर जैसा बॉन्ड फॉर्म करता है, तो वो एक तरीके से डिसअलाउड कर देता है रोटेट होने के लिए। ठीक है, तो एक ज़्यादा रोटेशन शो करेगा, दूसरा बिल्कुल ही रोटेशन नहीं शो करेगा। चलो यहाँ पे एक तरीके से देखते हैं। देखो एक जो रामाचंद्रन प्लॉट जो बेसिकली हम लोग देखते हैं, इसमें जो मैक्सिमम परमिसिबल एरिया देखेंगे कि अगर जनरल अमीनो एसिड्स हैं किसी भी नॉर्मल, एक तरीके से वो प्रोटीन क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो उसमें जो मैक्सिमम अलाउड रीजन है वो ये वाले हैं, ये हमने इससे पहले भी देखा। उसके बाद थोड़े से ये हैं, ये थोड़ा सा लिस्ट है ये भी, और ये देखें कि नॉट अलाउड जो रीजन है, ठीक है, वो ये वाला सेक्शन होता है, ये वाला सेक्शन। यानी कि ये जो देखेंगे ना कि ये जो है आपका फाई, ठीक है, फाई किसके बीच में होता है, नाइट्रोजन और कार्बन अल्फा के बीच में। ये पॉजिटिव नहीं होता है ज़्यादातर। ये क्या होगा, हमेशा देखेंगे बायोलॉजिकल सिस्टम में हमेशा निगेटिव ही है, देख रहे हैं ये भी, इसमें बहुत ही कम है। अब देखो अगर यही सेम चीज़ हम ग्लाइसिन में देखें, तो ग्लाइसिन तो देखें कि भैया यहाँ भी है, 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 यहाँ, मतलब ओवरऑल हर जगह है। ऐसा क्यों हुआ? मैंने बोला ना कि ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, अल्फा कार्बन आपका, और ये हो गया NH3, और ये हो गया COO- और H, और R की जगह पे क्या हो जाएगा, यही तो मेन फैक्टर होता है, H हो जाएगा। तो H तो बहुत ही छोटा है ना, तो ये जो एंगल है, जो ये बॉन्ड एंगल बनाएगा, और ये क्योंकि ये तो आगे चल के पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा, यहाँ भी पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, तो ये एंगल और ये एंगल ये छोटा होने की वजह से वो स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा ही नहीं, इसलिए ये मैक्सिमम रोटेट करेगा। ठीक है, और इसकी वजह से इसका देखेंगे अलाउड रीजन लगभग चारों तरफ है। प्रोलीन में देखो, प्रोलीन में क्या है ना कि ये बिल्कुल एक तरीके से प्रोलीन का देखेंगे स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल रिजिड स्ट्रक्चर बना देता है, मतलब उसमें जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है ना वो बहुत ही लीस्ट हो जाता है, और इसलिए आप देखेंगे कि बिल्कुल ये सिमट गया है इतने में ही, यहाँ पे और यहाँ पे। तो प्रोलीन और ग्लाइसिन इसका बहुत ही रोटेशन हो जाएगा, इसका बहुत ही कम रोटेशन होगा। और अगर प्री प्रो है तो ये भी आप देखेंगे कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो देखो ये जो ग्राफ है ना वो डायरेक्ट आपको CSIR बाकी चीज़ों में दे सकता है, और पूछ देगा कि इस तरीके का जो ग्राफ है, ठीक है, जो अलाउड रीजन मैक्सिमम शो कर रहा है वो किस अमीनो एसिड का हो सकता है, तो दैट इज योर ग्लाइसिन, और लिमिटेड जो रोटेशन होगा वो प्रोलीन। और इसी वजह से ये बीटा जो टर्न होता है ना, बीटा बैंड, उसमें देखिए कि प्रोलीन एक तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है, और ग्लाइसिन भी, ठीक है। और इसीलिए अगर ग्लाइसिन और प्रोलीन होते हैं तो अल्फा एल्किल कॉन्फॉर्मेशन जो होती है वो डीस्टेबलाइज होती है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रोटेशन शो करेगा, बिल्कुल रोटेशन नहीं शो करेगा, तो ऐसा चीज़ नहीं चाहिए। ओके, तो अब ये तो हम लोगों ने 3 अमीनो एसिड का देखा, अब थोड़ा सा पूरा अमीनो एसिड का भी देख लेते हैं आगे चल के कि यह क्या क्या एक तरीके से शो करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, तो देखो ये अगर किसी प्रोटीन में एलेनिन का कॉम्पोजिशन ज़्यादा है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 2 चीज़ शो कर रहा है। फिर अर्जिनिन का देखेंगे यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे शो कर रहा है। एस्पर्जिन है, एस्पर्टेट का यहाँ पे शो कर रहा है, सिस्टीन का यहाँ पे शो कर रहा है, ग्लूटामीन का यहाँ पे कर रहा है, मेथियोनिन का यहाँ पे कर रहा है, फिनाइलएलिन का यहाँ पे, प्रोलीन का यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर आप अगर आपको इंटरेस्ट है तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि वेरियस अमीनो एसिड का जो कंपोजिशन ये होता है, ठीक है, तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, अल्फा हेलिकल कॉन्फॉर्मेशन ही अटेंड करते हैं। और अल्फा हेलिकल कॉन्फॉर्मेशंस के लिए हमने क्या देखा था कि फाई की वैल्यू -57 और साई की वैल्यू ये आपका 47, ये एक तरीके से होता है, ये राइट 100 अल्फा हेलिक्स होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और बीटा सीट्स में देखेंगे कि बीटा सीट्स में ये जो वैल्यू होती है साई की, ये पॉजिटिव हो जाती है, और फाई की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव ही रहती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रामाचंद्रन प्लॉट देखा। ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट बेसिकली क्या बताता है, ये एक्चुअली एक प्लॉट एरिया होता है, ठीक है,
डायहेड्रल एंगल्स का, एक होता है आपका फाई और दूसरा होता है साई, और ठीक है, और इसके बेसिस पे हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अमीनो एसिड का सीक्वेंस पता है, ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा कि उसका आर ग्रुप क्या है, ठीक है, और फिर आप एक तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उसका जो कन्फर्मेशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो रामाचंद्रन प्लॉट में एक इतना ही रहा, ठीक है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसकी जो बेसिक्स थीम थी वो यही थी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।